राइज ऑफ रीबॉर्न क्वीन एपिसोड 8। रचित सोफे से खड़े होते हुए बोला, जान तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने कमरे में सो रही थी ना? जीवा गुस्से में आगे आते हुए बोली, मैं ये बाद में बताती हूँ। फिर जिरांश की तरफ देखकर बोली, गोलू तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जिरांश जीवा की बात सुन कुछ बोलने को हुआ, तभी जीवा फिर से बोली, अभी के अभी अपने रूम में जाओ और आज से बड़ों के काम में कोई इंटरफेयर मत करना। यू कैन गो नाउ। जिरांश अपनी मोम को इतने गुस्से में देखकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अजय और राघव बॉडीगार्ड के साथ कमरे से बाहर निकलने लगे। तभी पीछे से उनको जीवा की आवाज आई, तुम सब कहाँ चले? जो जहाँ है वहीं रुको, किसी को भी बाहर नहीं जाना है। फिर खुद जाकर के सोफे पर बैठ जाती है। जीवा के बैठते ही सब लोग आकर के उसके आगे खड़े हो जाते हैं। रचित आगे वाले छोटे से उठकर के जीवा के पास सोफे पर बैठ जाता है। जीवा सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे अभी मैसेज आया था कि ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। जहां तक मुझे पता है कि कोई इम्पोर्टेंट बात होने पर ही ग्रुप की मीटिंग होती है, तो मुझे कोई बताएगा कि मेरे पीठ पीछे यहाँ पर क्या हो रहा था? जीवा को इतना सीरियस देखकर रचित भी सीरियस होते हुए उससे बोलता है, बात इम्पोर्टेंट है इसलिए ग्रुप मीटिंग बुलाई गई है। कल कोई विला के अंदर आ गया था और उसने जिरांश जांच को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रचित की बात सुनकर जीवा के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं और वह गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए सबकी तरफ देखकर बोलती है, कोई भी ऐसे कैसे अंदर आ गया? और तुम लोग क्या कर रहे थे, मुझे बताओगे? फिर रचित की तरफ गुस्से में देख करके बोलती है, और आप क्या कर रहे थे तब जब वो आदमी इस घर में घुसा? मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं मेरी बॉडीगार्ड की टीम लाती हूँ। तब उस दिन आपने क्या बोला था कि तुम रहने दो और मैं अपने बॉडीगार्ड वहां लगाऊंगा। वो सब तुम्हारे ट्रेंड किए हुए हैं। तो अभी क्या हुआ, कहाँ गए आपके सारे बॉडीगार्ड? रचित उसे शांत करवाते हुए बोला, जान कोई टेंशन मत लो, पहले तुम शांत हो जाओ। बच्चे ठीक हैं, बच्चों को कुछ नहीं हुआ है। जीवा खुद को शांत करती है और फिर रचित को देखकर बोलती है, अभी आप सब गोलू को सच बताने वाले थे। क्या तुम सबका दिमाग खराब हो गया था? अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो आप सब उसे सब सच बताने वाले थे। जीवा की बात सुन सब रचित की ओर देखने लगते हैं। तो रचित जीवा से बोलता है, जान उसने बस हमसे पूछा था, हमने उसको बताया नहीं है कुछ भी, और हम इतने बुद्धू नहीं हैं कि हम उसे सब बता दें। जीवा राघव से कुछ पूछने को होती है कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तो जीवा अजय से बोलती है, जाकर दरवाजा ओपन करो। अजय जाकर के दरवाजा ओपन करता है तो देखता है कि समीर, अतुल, अविका और निधि होते हैं वहां पर। वो उन चारों को अंदर आने के लिए कहता है। निधि और अविका दोनों अंदर आने लगती हैं। अतुल और समीर भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। निधि जल्दी से आकर के जीवा से बोलती है, क्या हुआ है, रात के इतने बजे हमारे पास ग्रुप मैसेज आया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? निधि की बात सुनकर अविका, समीर और अतुल भी जीवा रचित की तरफ देखने लगे। समय जल्दी से आगे आते हुए बोला, कुछ हो गया है क्या, जो इतनी इमरजेंसी में मैसेज आया हमारे पास में कि हमें कल ही मीटिंग रखनी है? तो रचित बिना अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदले ही उन सब से बोलता है, हाँ अब वक्त आ गया है, हमें एक बार मीटिंग बुला लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग शांत बैठे थे, इसलिए हमारे दुश्मनों को लग रहा है कि हम लोग उनसे डर गए हैं। रचित की बात सुनकर जीवा का चेहरा काला पड़ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब हमें उन सब की औकात दिखानी है। उनको भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने किससे पंगा लिया है और वो किसके रास्ते में आ रहे हैं। फिर वो निधि और अविका से बोलती है, पता लगाओ अभी पूरी फैमिली कहाँ है? जीवा की बात सुनकर अविका जल्दी से बोलती है, हमारे इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि माया और उसके हस्बैंड महेश अपने पुराने ही घर में रह रहे हैं। आरुष और सोनाली दोनों का पता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि कोई तीसरा भी है जो उनके साथ मिला हुआ है और उनका साथ दे रहा है। हमने बोला है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वो लोग जहां तक हैं इंडिया में नहीं हैं। आज हमारे इन्वेस्टिगेटर से पता चला है कि वो लोग यूएस में भी नहीं हैं। उसकी बात सुनकर के रचित बोलता है, मैंने कुछ लोगों को बोला है पता लगाने के लिए, जल्दी उनका पता चल जाएगा। वो लोग हमसे भागकर छुप नहीं सकते हैं। हमसे हमारे आदमी उन्हें हर शहर में ढूंढ रहे हैं, और जहां तक इन दोनों की बात, तो मैं इन दोनों को भी संभाल लूंगा। रचित की बात सुनकर
जीवा अपना सरनामे हिलाते हुए उससे बोली, नहीं, उनको मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगी, आप उन दोनों को कुछ मत करिएगा। फिर कुछ सोचते हुए बोली, उनसे मुझे बहुत कुछ हिसाब लेना बाकी है। फिर सबको देखकर बोली, कल की मीटिंग का इंतजाम मैं तुम लोगों को पर छोड़ रही हूँ, और याद रहे इस बारे में गोलू को कुछ भी पता ना चले। फिर रचित को देखते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि वह अपना बचपन जीना छोड़ दे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही अपनी लाइफ को जिए। रचित जीवा की बात सुन कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं उससे बोल दूंगा, पर तुम इतना गुस्सा बच्चों को मत दिखाया करो, उनके सामने तुम जैसे रहती हो वैसे ही रहा करो। जीवा बोली, ठीक है, मैं आगे से ध्यान दूंगी इन सब बातों पर। और फिर सबको जाने के लिए बोल देती हैं। सब एक साथ में झुककर बोलते हैं, हमें इजाजत दीजिए क्वीन एंड किंग। रचित और जीवा अपना हाथ हिला देते हैं, पर उनको ये पता नहीं था कि कोई है जो इनकी सारी बातें सुन रहा था। जीवा ने जब देखा तो सब कमरे से बाहर चले गए थे। रचित उसे ऐसे देखते देख उससे बोला, जान क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? रचित की बात सुन जीवा उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे अभी से ही इन सब मैटर में पड़े। मैं उन्हें उनका बचपना खुलकर जीने देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि गोलू अभी से ऑफिस या किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करेगा। जीवा की बात सुन रचित उससे बोला, जान जैसा तुमको ठीक लगे, पर हमको बच्चों पर इतने भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। जीवा रचित की बात सुनकर बोलती है, मैं कोई उन पर पाबंदी नहीं लगा रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आम बच्चों की तरह रहें। मैं नहीं चाहती वो दोनों आपकी और मेरी तरह जिंदगी जिए। रचित उसकी तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, ठीक है, ठीक है जान, तुमको जो सही लगे तुम वो करो, ठीक है, मैं तुम्हारे हर एक डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। बट अभी सोने के लिए रूम में चलो, रीवा भी रूम में अकेली है। रचित की बात सुनकर जीवा उससे कहती है, हाँ, मैंने उसके पास एक मेड को छोड़ रखा है, आप टेंशन मत लीजिए, चलिए चलते हैं। दोनों उस कमरे से निकलकर ऊपर रूम की तरफ चले जाते हैं। जीवा और रचित के चले जाने के बाद कोई परछाई पर्दे के पीछे से बाहर निकलती है और फिर अपना फोन निकालकर वो काला साया किसी को मैसेज करता है, फिर उस कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है। रचित और जीवा के कमरे में रचित और जीवा अपने कमरे में आ चुके थे तो जीवा मेड को वहां पर खड़े देख उससे बोलती है, तुम जाओ। वो मेड उसके सामने अपना सर झुका कर कहती है, जी मैडम, फिर कमरे से बाहर चली जाती है। जीवा अपने बेड पर लेटते हुए रचित से बोलती है, रचित, मैं नहीं चाहती कभी भी हमारे बच्चों को हम दोनों की सच्चाई पता चले। रचित बेड पर बैठते हुए बोला, जान, मैं भी यही चाहता हूँ, पर एक ना एक दिन उनको पता चल ही जाएगा, लेकिन जहाँ तक हमसे होगा हम उनको कुछ भी पता नहीं लगने देंगे। रचित फिर जीवा के पास लेटते हुए बोला, जान, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। जीवा उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रचित उसके सर पर हाथ फेरने लगा। धीरे धीरे जीवा की आंख लग जाती है। रचित भी कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसको पता ही नहीं चलता है उसकी आंख कब लग जाती है। अगली सुबह जीवा और रचित सुबह उठकर के अपने रूम में फ्रेश होते हैं और फिर दोनों नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब तक सब लोग भी उठकर के नीचे आ गए होते हैं डाइनिंग टेबल पर। तब तक मेड भी रीवा को तैयार करके नीचे आ गई होती है। वैसे तो जीवा हमेशा रीवा को अपने हाथों से ही तैयार करती थी, लेकिन आज जीवा लेट से सो कर उठी थी, इसलिए आज मैंने रीवा को तैयार किया था। सब लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। रचित अजय से बोलकर जिरांश को उसके किंडरगार्टन छुड़वा देता है। जीवा कुछ देर रीवा के साथ खेलती है, फिर मेड को उसका ख्याल रखने को बोल वो सबके साथ बाहर आ जाती है। आज पता नहीं क्यों जीवा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सब बाहर की तरफ जा रहे थे। जीवा कुछ सोचकर घर के अंदर जाने लगती है। जीवा को ऐसे अचानक अंदर जाते देख रचित उससे पूछता है, जान, क्या हुआ, तुम अंदर क्यों जा रही हो, कुछ भूल गई हो क्या? जीवा रचित की बात सुनकर बोली, हाँ, मैं बस अभी आ रही हूँ, आप लोग चलो। सब उसकी बात सुनकर के बाहर आ जाते हैं और जीवा घर के अंदर चली जाती है। जीवा अंदर आती है तो देखती है कि रीवा हॉल में फर्श पर खेल रही थी और दो मेड उसके बगल में खड़ी थी। जीवा आगे आके रीवा को अपनी गोद में उठा लेती है। रीवा जो अपने में ही मस्त थी डॉल के साथ खेलने में, वो अपना सर उठा करके ऊपर देखती है।
वो जीवा को देख कर के हंसने लगती है और अपने दोनों हाथों से उसके गाल पर छोटे छोटे हाथों से छूने लगती है। जीवा मेड से कहती है, जाओ और जाकर के इसके लिए थोड़े से बेबी फूड और मिल्क और बॉटल पैक करके मुझे दे दो। दोनों मेड जो वो वहां पर खड़ी थी वो जल्दी से जाती हैं। जीवा उन दोनों से नजरें हटा करके अपनी नज़र रीवा पर करती है, फिर रीवा को एक बार ऊपर से नीचे देख करके उसे अपने साथ लेकर रीवा के रूम में आ जाती है। रीवा के रूम में आती है और रीवा को बेड पर बिठा देती है और खुद वो रीवा के कबर्ड की तरफ चली जाती है जहां रीवा के कपड़े रखे हुए थे। कबर्ड के अंदर देखती है नेवी ब्लू कलर की बेबी फ्रॉक निकाल लेती है। कबर्ड को खोल करके उसमें से रीवा के लिए मैचिंग शूज निकालती है। शूज और फ्रॉक लेकर के जीवा अपनी बेटी के पास आ जाती है और उसे रेडी करने लगती है। जीवा रीवा को जल्दी से रेडी कर लेती है और फिर उसे लेकर के नीचे आने लगती है। तभी एक मेड आती है और उससे बोलती है, मैडम सर आपको बुला रहे हैं। जीवा मेड की बात सुनकर बोली, हाँ मैं निकल ही रही हूँ, चलो मैंने जो तुमको बोला था वो तुमने सामान पैक कर दिए। मेड जल्दी से उसे जवाब देते हुए बोली, जी मैडम हमने बेबी का सारा सामान पैक कर दिया है। जी अपना सर हाँ में हिलाती हैं और चलते हुए मेरठ से बोलती हैं, ठीक है अगर गोलू रियू के बारे में पूछे तो उससे कह देना कि रियू हमारे साथ हैं। मेड, जी मैडम। जीवा रीवा को लेकर के घर के बाहर आती है। बाहर सब लोग खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। रचित जीवा से बोलता है, जान तुम रीवा को क्यों लेकर आ गई अपने साथ में? तो जीवा सब की तरफ देखते हुए बोली, सब लोग अपने अपने कार में बैठो, हम वहां पहुंचकर बात करते हैं। सब उसकी बात मानकर अपने अपने कार में बैठने के लिए चले जाते हैं। जीवा और रचित भी अपनी बेटी के साथ अपने कार में बैठ जाते हैं। उनकी कार में राघव और ड्राइवर भी थे। जीवा ने राघव की तरफ देखकर पूछा, राघव मीटिंग कहाँ पर अरेंज की है तुमने? राघव जल्दी से जवाब देते हुए बोला, मैडम रॉयल ब्लू होटल। जीवा राघव से बोली, क्या तुम भूल गए हो कि पिछली बार क्या हुआ था? राघव पिछली बार का सोचता है और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहता है, मैडम मैं क्या करता? रचित जीवा को ऐसे परेशान होते हुए देखकर बोलता है, जान यह जरूरी तो नहीं जो एक बार हो जाए वो दोबारा भी वैसा ही हो, तुम फिक्र मत करो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर रचित रीवा को रीवा की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्या बात है जान, तुम आज मीटिंग में रीवा को क्यों लेकर जाना चाहती हो? पहले तो कभी भी तुम इसको नहीं लेकर जाती थी, तो फिर आज क्यों? रचित की बात सुनकर जीवा उससे बोली, पता नहीं क्यों आज मैं जब निकल रही थी तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि रीवा यहाँ रहेगी तो सिर्फ नहीं रहेगी, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर के आ गई। जीवा की बात सुनकर रचित बोला, ठीक है जान कोई बात नहीं है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। जीवा उसकी बात सुनकर बोली, हमें किसी पर इतना भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अपनी बेटी को किसी की भी भरोसे पर छोड़कर जा नहीं सकती। रचित उसकी बात सुनकर बोला, ठीक है तुमको जो सही लगता है तुम वह कर सकती हो, ठीक है। जीवा कुछ सोचते हुए रचित से बोली, मैं सोच रही हूँ कि हम मारिया को रीवा की नैनी बना दे, इससे मुझे भी रीवा की ज्यादा फिक्र नहीं रहेगी और रीवा मारिया के साथ सेफ भी रहेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? रचित कुछ बोलता उससे पहले ही राघव बीच में बोल पड़ा, मैडम आप उसको क्यों रखना चाहती हो? आप वो बेश पर ही सही है और वो एक नंबर की कामचोर भी है। राघव की बात सुनकर रचित जीवा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। जीवा भी मुस्कुराते हुए राघव से बोली, राघव तुमको मारिया से क्या प्रॉब्लम है? मैंने देखा है वो काम भी बहुत अच्छा करती है और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हैं, फिर क्यों तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो कि वो काम चोर हैं? मैंने कभी मुझको काम दिया है तो मारिया ने वो काम 2 दिन से 1 दिन में ही कर दिया है। जीवा की बात सुनकर राघव झेपते हुए उससे बोलता है, मैडम आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगता होगा नहीं होगी वह कामचोर। फिर राघव अपने मन में ही बड़बड़ाता है, ये गोरी विलायती बिल्ली हमेशा मेरे रास्ते में टांग गड़ाती है, अब घर पर भी आ जाएगी तो मुझे सुकून की नींद सोने नहीं देगी, मेरा जीना हराम कर देगी। तभी उसे ड्राइवर की आवाज़ आती है, सर हम पहुंच गए हैं। तो राघव अपनी सोच से बाहर आता है और जल्दी से कार से उतरकर कार के पीछे आकर रचित के साइड का डोर ओपन करता है। रचित किसी राजा की तरह कार से बाहर आता है और कार की दूसरी साइड आकर कार का गेट खोलता है
तो जीवा कार से बाहर निकलती हैं। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों के कपड़े मैच के थे। जीवा ने ब्लू जीन्स विद ब्लैक शर्ट पहन रखी थी और रचित ने भी ब्लू जीन्स विद ब्लैक शर्ट और ब्लैक जैकेट पहन रखा था। राघव जल्दी से कार में से रीवा को अपनी गोद में ले लेता है। तब तक सारे लोग भी वहां पहुंच चुके थे। रचित एक नज़र सबकी ओर देखकर होटल की तरफ जाने लगा। जीवा भी उसके साथ अंदर जाने लगी। अतुल, समीर, निधि, अविका, अजय, राघव और बॉडीगार्ड भी अंदर चले जाते हैं। सब लोग 4th फ्लोर पर आते हैं। रचित और जीवा के फ्लोर पर कदम रखते ही सब अपना अपना सर नीचे कर करके उनका अभिनंदन कर रहे थे। वो दोनों जाकर के वहां पर लगी सबसे लग्जरियस चेयर पर बैठ जाते हैं। उनके बैठ जाने पर सब लोग अपने अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। जीवा अपने आसपास देखती है और एक लड़की जो वहीं पर खड़ी थी उसको अपनी तरफ आने का इशारा करती है। लड़की जल्दी से जीवा के आगे आती है और अपना सर झुका करके उससे कहती है, जी क्वीन, आपने बुलाया मुझे? तो जीवा उससे बोलती है, मारिया, तुम रीवा को अपने साथ रखो और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। मारिया अपना सर नीचे करके बोलती है, यस क्वीन, जैसा आप कहें। फिर मारिया जाकर के रीवा को अपने गोद में लेने लगती है। जब उसको लगता है कि रीवा उसके हाथ में नहीं आ रही है तो वह उस इंसान की तरफ देखती है जिसने रीवा को पकड़ के रखा था। उसको देखते ही मारिया के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मारिया राघव से बोलती है, तुम छोड़ रही हो कि नहीं? राघव बोलता है, नहीं, जो करना है कर लो। मारिया गुस्से से उसे घूर कर देखती है और कहती है, अगर अपना मुंह तोड़ जाना नहीं चाहते हो ना तो छोड़ दो प्रिंसेस को, ठीक है? उन दोनों को फिर से लड़ता देख सब अपने सर पर हाथ रख लेते हैं। रचित तेज आवाज में बोलता है, राघव, रीवा को उसे दे दो। राघव अपने बॉस की बात सुनकर के अपना मन मार कर मारिया को घूरते हुए रीवा को उसकी गोद में दे देता है। मारिया रीवा को लेकर के 2 फीमेल बॉडीगार्ड के साथ उसी हॉल में बने एक रूम में चली जाती हैं। थोड़ी देर में वह बाहर भी आ जाती हैं और जीवा के पास जाकर के अपना सर झुका कर बोलती है, क्वीन, छोटी प्रिंसेस अब ठीक है। रीवा इशारे से उसको जाने को बोल देती है। मारिया भी उसका इशारा समझ करके पीछे आकर के खड़ी हो जाती है। रचित सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, जो काम तुम लोगों को बोला गया था वो तुम लोगों ने किया या नहीं? और जिन लोगों के बारे में मैंने पता करने के लिए बोला था उन लोगों की इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं? कोई कुछ बोलता उससे पहले हॉल के अंदर किसी की एंट्री होती है। एक ब्राउन ट्रैक्सीडो पहने लड़का, उसकी बुरी बुरी आंखें और गोल्डन कलर के हेयर करवा रखे थे। वो लड़का देखने में काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था और उस लड़के के साथ में एक लड़की थी जिसने एक लॉन्ग गाउन पहन रखा था ब्लैक कलर का। लड़की के बाल लंबे लंबे, नीली आंखें और गुलाबी होंठ, वो काफी खूबसूरत दिख रही थी। लड़का जल्दी से आगे आते हुए बोला, सॉरी यार, मैं फिर से लेट हो गया, आई एम सो सॉरी। और फिर आगे जाकर के रचित को अपने गले से लगाते हुए बोला, इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लिए भले ही तू इनका बॉस और किंग हो गया है लेकिन मेरे लिए तू मेरा पुराना यार ही है, समझा? रचित उसको खुद से दूर करते हुए बोला, मार्क, तुम कभी सुधर नहीं सकते ना? मार्क के साथ जो लड़की आई थी वह भी जीवा के पास आते हुए बोली, हेलो क्वीन, कैसी हैं आप? जीवा उस लड़की को अपने गले लगाते हुए बोली, रोजी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर हम ऐसे मिलते हैं तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी, ना कि मुझे क्वीन बोलकर मेरा मजाक उड़ाओगी। रोजी जीवा से बोली, क्वीन को क्वीन ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे बताओ? तो जीवा उसे घूर कर देखती है तो रोजी उससे हंस कर बोलती है, यार तुम ऐसे मत घूरा करो, जब तुम ऐसे मुझे घूर कर देखती हो ना तो तुम रचित से भी ज्यादा भयानक दिखती हो। जीवा उसके सर पर हाथ मारते हुए कहती है, तुम कभी सुधरोगी नहीं। फिर सब अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। मीटिंग स्टार्ट होती है तो मार्क बोलता है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। रचित उसकी बात सुनकर के कहता है, अभी टाइम नहीं है गिफ्ट देखने का, अभी काम करो, हमें और भी बातों पर डिस्कस करना है। तो मार्क बोलता है, प्लीज किंग, एक बार देख लीजिए ना, आपको जरूर मेरा गिफ्ट पसंद आएगा, प्लीज बस एक मौका दीजिए इस नाचीज को अपना गिफ्ट दिखाने के लिए। रचित उसकी ऐसी बातें सुनकर के इरिटेट होते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास बस 10 मिनट है, जो भी दिखाना है दिखाओ। मार्क अपने हाथ से ताली बजाते हुए बोलता है, लेकर आओ। मार्च के बॉडीगार्ड जल्दी से हॉल से बाहर जाते हैं और फिर वो लोग अंदर आते हैं। उन लोगों ने 2 लोगों को पकड़ रखा था और उन दोनों लोगों की आंखों पर पट्टियां बनी थी।
उन दोनों को देखते ही जीवा और रचित की आंखों में खून उतर आया और सब लोग हैरान होकर मार्क को देखने लगे। रचित ने मार्क से पूछा, कहाँ मिले ये दोनों तुमको? रचित की बात सुनकर मार्क बोला, जब तुमने इन दोनों का फोटो ग्रुप में सेंड करवाया था तो ये दोनों की फोटो मेरे पास भी आई थी और तुमने भी बताया था मुझे, इसलिए ये दोनों मुझे दिख गए थे तो मैंने इन्हें अपने साथ ले लिया। मार्क की बात सुनकर रोजी उसको बीच में थोकते हुए कहती है, मार्क तुम सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हो? ऐसे मस्ती करना अच्छी बात नहीं है, चलो बताओ। मार्क रोजी की बात सुनकर रोजी को आंख मारते हुए बोलता है, यू नो ना कि मुझे रचित को परेशान करने में मजा आता है। मार्क फिर सीरियस होते हुए रचित से बोलता है, ये दोनों मेरे बॉडीगार्ड्स को मिले हैं, कल ऑस्ट्रेलिया में ये छुपकर रह रहे थे और फिर सोनाली और उसके पास जाकर उन्हें देखते हुए कहता है, और तो और ये दोनों भाभी से बदला लेने के लिए इंडिया आने वाले थे, वह भी अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर। फिर रचित की तरफ मुड़ते हुए उससे बोलता है, बट अफसोस इनका बैड लक कि ये दोनों जिस हॉस्पिटल में गए थे वहीं पर हमारे बॉडीगार्ड गए थे। एक बॉडीगार्ड को लेकर के उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी और उस हॉस्पिटल का ओनर मेरा फ्रेंड है, तो बॉडीगार्ड की नज़र इन दोनों पर गई तो उन्होंने मुझे कॉल करके तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर दिया और इसलिए मुझे आज आने में लेट हो गया था क्योंकि यह लोग तब तक आए नहीं थे। जीवा जो अभी तक सिर्फ सोनाली को घूरे ही जा रही थी, वो आगे बढ़ी और सोनाली के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। सोनाली जो इस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी, वो सीधा जमीन पर ही गिर गई। थप्पड़ पड़ते ही सोनाली अपना सिर ऊपर करके नफरत भरी नजरों से जीवा को देखते हुए बोली, तेरी औकात नहीं है मुझे थप्पड़ मारने की, समझी तो बस अपने पति के टुकड़ों पर पलती है और तुम मुझसे बराबरी करने चली है सोनाली से। सोनाली की बात सुनकर जीवा गुस्से में उसके पास बैठकर उसके बाल को खींचते हुए उसके सर को ऊपर करती है और उसकी आंखों में आंखें डालते हंसते हुए कहती है, हा 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 हा, तुम मेरी औकात बताओगी जिसकी खुद भी कोई औकात नहीं है, वो मेरी औकात बनाएगी? क्या तुम अभी भी अपने सपने में जी रही हो? जीवा फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहती है, ओह तो तुम अपने मॉम डैड के बल पर इतना कूद रही हो, तो चलो तुम्हारा भरत मिलाप करवा देते हैं। फिर राघव की तरफ देखकर राघव से बोलती है, जरा लाओ, इनके मॉम डैड को बेचारे पूरे 1 साल 3 महीने बाद मिल रहे हैं, लाओ जरा जाओ। राघव जल्दी से बॉडीगार्ड्स के तरफ कुछ इशारा करता है तो बॉडीगार्ड जल्दी से हाल के बाहर जाते हैं। फिर कुछ ही देर में 2 लोगों को पकड़कर लाते हैं। जब सोनाली अपने मॉम डैड को देखती है तो उनसे बोलती है, मॉम डैड मैंने बोला था ना, ये लड़की पहले ही अच्छी नहीं थी और इतने साल बाद भी अच्छी नहीं है। ये बस एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इंडिया से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया था और अभी भी मुझे वहां पर रहने नहीं दिया गया और वहां से भी उठवा लिया गया। आखिर क्यों जलती है यह मुझसे इतना? सोनाली की मोम कुछ कहती उससे पहले ही महेश जीवा को देखते हुए बोलते हैं, बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आती है? अपनी ही बहन के साथ ऐसा करते हुए, तेरी माँ भी ऐसे ही थी और तू भी उसी की तरह ही है, निर्लज, बेहया और बेशर्म। मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आती है। तभी हॉल में कुछ टूटने की आवाज आती है। सब लोग जिधर से आवाज आई थी उधर देखते हैं। रचित ने कांच की टी टेबल को तोड़ दिया था और उसके हाथों से खून बह रहा था और वो गुस्से में महेश को घूरे जा रहा था। उसके गुस्से से ऐसा लग रहा था कि वो आज महेश को जान से ही मार देगा। जीवा जब देखा कि रचित के हाथों से खून गिर रहा है तो जल्दी से आगे आई और रचित के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए घबराते हुए बोली, रचित, रचित आप क्या कर रहे हो? आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? कितना खून गिर रहा है आपको पता भी है अभी आपने क्या किया है? जितने भी लोग हॉल में मौजूद थे सब उसे मुंह खोले देखे जा रहे थे क्योंकि यह पहली बार था जब जीवा रचित के ऊपर इतने गुस्से में थी। जीवा फिर रचित खुले हाथ को देखते हुए गुस्से से बोली, अजय जल्दी से फर्स्ट एड किट लाओ। जीवा के बोलने भर की देर थी कि अजय तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आ गया। जीवा ने रचित का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाया। तब तक रचित का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था। रचित राघव और अजय की तरफ देखते हुए बोला, लेकर जाओ इन्हें और इन्हें तब तक तड़पाओ जब तक इनकी एक भी सांस बची हो, और हाँ, याद रहे कि जब तक ये लोग जिंदा हैं तब तक इनको दिन का उजाला कभी भी देखने को नसीब ना हो। राघव और अजय ने अपना सर झुका करके बोला, जी बॉस, हो जाएगा। ये बोल उन्होंने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया
और उन चारों को ले जाने के लिए बोल दिया। बॉडीगार्ड जल्दी से आगे आए और उन चारों को उठा करके घसीटते हुए लेकर जाने लगे। अचानक से ही सोनाली चीखते हुए बोली, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो रचित। तुमको क्या लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने हम चारों को कहाँ पर रखा है? तुम बाद में बहुत पछताओगे, इसलिए अभी हम लोगों को जाने दो। सोनाली की बात सुनकर रचित गुस्से में उठा और अपने गन को निकालते हुए बोला, तुम सही बोल रही हो, किसी को पता चले उससे पहले ही मैं तुम चारों को खत्म कर देता हूँ। ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। ये बोलते हुए रचित ने गन का ट्रिगर दबा दिया, पर जीवा ने उसका गन नीचे की तरफ मोड़ दिया और गोली जाकर के आयुष के पैर पर लगी। आयुष की एक दर्दनाक चीख पूरे हॉल में गूंज गई। रचित जीवा की तरफ देखता है तो जीवा उससे बोलती है, इतनी जल्दी भी क्या है लोगों को मारने की? फिर गुस्से में उन चारों को घूरते हुए जीवा बोली, मैं चाहती हूँ कि यह लोग तड़प तड़प कर मरे। ये लोग मरने की भीख मांगे हमसे, पर हम लोग इन्हें मौत भी ना दे भीख में। जीवा को इस रूप में देखकर कि वहां खड़े सब लोगों की रूह तक कांप गई, क्योंकि जीवा कभी कभी ही इस रूप में आती थी, और जब जब वो इस रूप में आती थी तब तक सामने वाले का अंत निश्चित होता था। अतुल निधि से बोला, अब तो यह चारों गए, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता है। निधि अचानक ऐसे अतुल के बोलने पर उसकी तरफ देखती है, फिर उससे कहती है, हाँ तो सही तो है, हमारी क्वीन अपने असली रूप में आ गई है। अब उनको अपना बदला लेना है इन चारों से। फिर उन चारों को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोलती है, इन चारों ने बहुत परेशान किया है, उन्हें बहुत सताया है। मैं तो चाहती हूँ कि इन लोगों के ऊपर गर्म तेल से बारिश की जाए तो ही सही है। निधि फिर कुछ सोचते हुए अपनी आंखें 2-3 बार टिमटिमाती है, फिर अतुल से कहती है, अतुल हो ना, मैं बोल रही थी ना, क्यों ना तुम हमारे किंग से बोलो कि तुमको इन चारों को टॉर्चर करने दे और इन चारों को तुम्हारे भरोसे छोड़ दे। निधि की बात सुनकर के अतुल की जान हलक में आ जाती है और वह बोलता है, तुम चाहती क्या हो? हाँ, मुझे खुशी से रहते देखकर तुमको रहा नहीं जाता क्या? और हाँ, मैं भाई से ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, समझी तुम? निधि उसके थोड़े करीब जाते हुए उसके कान के पास आकर के बोलती है, सोच लो अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा एक दिन तुम्हारा हुआ, मैं तुम्हारे साथ तुम जहाँ बोलोगे वहाँ चलूंगी। निधि की कंडीशन सुनकर के अतुल के मन में लड्डू फूटने लगे और अपने मन में बोला, यही अच्छा मौका है, अभी इसकी बात मान लेता हूँ, फिर इसको कल ले जाकर के शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। फिर अपने आप पर प्राउड फील करते हुए बोला, क्या बात है अतुल, तू तो काफी इंटेलिजेंट हो गया है। तभी उसे निधि की आवाज आई जो उससे बोल रही थी, तुम कहाँ खो गए? दिन में भी तुम सपने देखने लगे हो क्या? हेलो, सुन रहे हो मेरी बात? अतुल जल्दी से अपने होश में आते हुए निधि से बोला, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, ना सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। फिर स्टाइल में अपने बाल में हाथ फेरते हुए बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इतनी कंडीशन पूरी कर देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी कि बहुत अच्छा बंदा था जिससे तुमने कुछ मांगा था? निधि उसकी बात सुनकर अपने मन में ही मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। अतुल आगे बढ़ा और रचित से कुछ कहने ही वाला था कि तभी गोली चलने की आवाज आती है। जीवा अपने सामने देखती है तो हैरान ही रह जाती है, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहती है, मारिया। गोली की आवाज सुनकर सब लोग उस तरफ देखते हैं तो मारिया अपने सीने पर हाथ रखे जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके सीने से खून बहता जा रहा था और उसका चेहरा दर्द से पूरा लाल हो गया था। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, लेकिन वह अपने दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको ट्रेनिंग के दौरान इन सब हालातों से लड़ने के लिए बहुत सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। जीवा और सब लोग जल्दी से भागकर उसके पास आते हैं। ये जल्दी से नीचे बैठकर मारिया के सर को अपने गोद में रख लेती हैं और उससे बोलती है, यह क्या किया तुमने मारिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीवा की बात सुनकर के मारिया बड़ी मुश्किल से जवाब देते हुए बोली, क्वीन कोई बात नहीं है, ये जिंदगी तो आपने ही दिया ना मुझे। अगर यह आपको बचाने में थोड़ी तकलीफ में आती है तो मुझे खुशी होगी, मुझे इसमें कोई दुख नहीं होगा। जीवा उसकी बात सुनकर के राघव को देखते हुए बोली, जल्दी करो और जल्दी आओ और इसे उठाओ और हॉस्पिटल लेकर चलो। उसके बात सुनकर के राघव जल्दी से आ जाता है और मारिया को अपनी गोद में उठा लेता है। रचित सबको देखते हुए बोलता है, माँ तुम यहाँ पर संभालो, हम मारिया को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। रचित की बात सुनकर मार्क बोला, ठीक है, मैं अभी संभालता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ आता हूँ।
राघव जल्दी जल्दी से हॉल से बाहर आने लगता है, तो अजय भी उसके साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। राघव जब देखता है कि मारिया अपनी आंखें बंद करने वाली होती है, तो वो उसका माइंड डाइवर्ट रखने के लिए उससे बोलता है, तुम कौन सी चक्की का आटा खाती हो गोरी छिपकली कि तुम इतनी मोटी हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं राव तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते कचुम्बर बन जाएगा। खुद को मोटी कहता सुन मारिया गुस्से में उससे बोलती है, अपनी बकवास बंद करो समझे तुम, और अगर मैं तुमको इतनी ही मोटी लग रही हूँ तो तुम मुझे क्यों उठाकर चल रहे हो, मुझे रहने दो ले जाने के लिए। फिर राघव की तरफ दर्द भरी मुस्कान लिए बोलती है, वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा गुस्सा करती रहती हूँ और तुमको हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ और तुमसे लड़ती भी रहती हूँ। मर जाने दो मुझे, तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर जा रहे हो, रहने दे चले जाने के लिए। राघव उसकी बात सुनकर गुस्से में उसको देखते हुए बोलता है, खबरदार जो अगर एक बार भी तुमने मरने की बात की समझी तुमको क्या लगता है तुम्हारे मरने से सब ठीक हो जाएगा, और अब अपने मुंह से एक और वर्ड मत बोलना ठीक है, चुपचाप वैसे ही रहो। वो दोनों खड़े होकर के कब से लड़ रहे थे और सब लोग उनको देख रहे थे। समीर राघव से बोला, तुम दोनों यहाँ के नाटक लगा कर रखे हो, हाँ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है क्या, इसको गोली लगी है, तुम इसको लेकर पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसके बाद पूरी जिंदगी लड़ते रहना तुम दोनों एक दूसरे से, अगर यह मर गई ना तो लड़ भी नहीं पाओगे तुम इससे। समीर की बात सुनकर राघव अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और जल्दी जल्दी से अपना पैर बढ़ाने लगता है। अजय ने किसी बॉडीगार्ड्स को बोल करके सारी गाड़ियां मंगवा ली थी। सब एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। अतुल जल्दी से आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोलता है तो राघव मारिया को लेकर के कार में बैठ जाता है। राघव के साथ अविका और निधि भी बैठ जाती हैं। राघव जीवा की तरफ देखता है तो जीवा उससे बोलती है, राधा तुम एक काम करो, तुम लोग चलो मैं आती हूँ। रचित अंदर गए हैं रीवा को लेने के लिए और अभी मारिया को ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए देर मत करो और जल्दी निकल जाओ, हम भी तुम लोगों के पीछे आ रहे हैं। अजय ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बोल देता है और खुद जीवा के पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। 3 कारें एक आगे पीछे होकर के निकल जाती हैं हॉस्पिटल के लिए। अतुल और समीर भी उन कारों में बैठकर के हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जीवा होटल एंट्रेंस पर खड़ी होटल के अंदर देखती है तो पाती है कि रचित रीवा को अपनी गोद में लिए जल्दी जल्दी होटल से बाहर आ रहा था। रीवा बहुत ज्यादा रो रही थी। रचित उसे चुप कराते कराते हुए चलते चलते आ रहा था, जल्दी जल्दी। जीवा थोड़ा आगे बढ़ाती है, तब तक रचित उसके पास आ जाता है और उसे रीवा को देते हुए बोलता है, जान रीवा काफी डर गई है, तुम ऐसे चुप करवाओ, मैं इसे चुप करवा रहा हूँ लेकिन ये चुप नहीं हो रही है, लो इसे। रचित की बात सुनकर के जीवा जल्दी से रीवा को अपनी गोद में लेती है और कार की तरफ बढ़ते हुए रीवा से बोलती है, रियू क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रहे हो, इतना डर गए क्या आप? पर आप मत रो, देखो हम आ गए हैं ना, आपके पास अब बिल्कुल नहीं डरना, आप तो ब्रेव गर्ल हो ना। फिर रचित की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, देखो डैडी भी यही है ना, तो इतना डर क्यों रहे हो, अब आप मत रो, बिल्कुल मत रो। फिर जीवा उसके चेहरे से आंसू पोंछती है। तब तक अजय उनकी कार ला करके उनके सामने खड़ा कर देता है और नीचे उतरकर कार का गेट खोलते हुए बोलता है, सर मैडम आइए। रचित और जीवा कार के अंदर बैठ जाते हैं तो अजय जल्दी से कार में बैठ जाता है और ड्राइवर से बोलता है, चलो। ड्राइवर उसकी बात सुन कार आगे बढ़ा देता है। रचित के कार के आगे 2 कार चल रही थी और पीछे 2 कार। तभी रचित का फोन बजता है। रचित जब फोन की स्क्रीन देखता है तो वो कॉल पिक कर लेता है। उधर से कुछ बोला जाता है जिससे सुन रचित हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये कैसे हुआ? थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।